हिंदी आलोचना के विकास में डॉक्टर नगेंद्र का योगदान। डॉक्टर नगेंद्र के साहित्यिक व्यक्तित्व की झांकी हमें कई रूपों में दिखलाई पड़ती है। कहीं वे कवि के रूप में नजर आते हैं, कहीं निबंधकार एवं कहीं आलोचक के रूप में। आरंभ में वे एक कवि थे और इसलिए कवि सुलभ भावुकता और रसज्ञता के कारण उनकी आलोचनाएं भी सरस बन पड़ी। डॉक्टर नगेंद्र के साहित्यिक जीवन का उदय 1937 ईस्वी में बनमाला नामक रचना के प्रकाशन से हुआ। सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और विश्लेषण, नई समीक्षा, नए संदर्भ उनकी प्रमुख समीक्षात्मक कृतियां हैं। बहुत लिखने पर भी डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत अच्छा लिखा है। डॉक्टर कुमार बिमल ने इसका कारण उनके साहित्यिक व्यक्तित्व और पांडित्य का मेल बतलाया है। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना शैली को एक अप्रतिम दीप्ति से मंडित देखा जा सकता है। सर्वप्रथम उन्होंने छायावादी आलोचक के रूप में खुद को हिंदी साहित्य में प्रतिस्थापित किया। छायावादी काव्य का विस्मय बोध, प्रेम भावना और सौंदर्य चेतना उन्हें आकर्षक लगी थी। छायावादी कविता उन्हें जिस वायवी स्वप्नलोक में ले गई थी, उसके परिणाम स्वरूप सुमित्रानंदन पंत नामक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में कहीं शास्त्रीयता नहीं है। इसके पश्चात साकेत एक अध्ययन में उनकी शास्त्रीय रुचि प्रकट हुई। आगामी कृतियों में उनका पांडित्य पूरित स्वरूप उभर कर सामने आया। उनकी रसवादी दृष्टि पुष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षा पद्धति की विशेषता है भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का समन्वय। उन्होंने इन दोनों को एक दूसरे का विरोधी न मानते हुए पूरक माना। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्यानुभूति का सूक्ष्म विवेचन है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कवि की मनः स्थिति तथा काव्य निर्माण में प्रेरणा देने वाले सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण है। इसलिए वे विचार और विश्लेषण नामक ग्रंथ में लिखते हैं। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर सहायक या पूरक हैं। इनके तुलनात्मक अध्ययन की सबसे बड़ी उपयोगिता यह हो सकती है कि इनका समन्वय करके एक पूर्णतर काव्यशास्त्र का निर्माण किया जाए, जिसमें सृष्टा और भोक्ता के पक्षों का व्यापक विवेचन हो। डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षा शैली नंद दुलारे वाजपेयी की अपेक्षा शुक्ल जी के अधिक निकट है। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति जिन दुर्बलताओं से आक्रांत थी, उनका डॉक्टर नगेंद्र ने बड़ी कुशलता से परिहार किया। शुक्ल जी में अपने आदर्शों के प्रति इतनी अधिक निष्ठा थी कि उससे जरा भी अलग दिखने वाले तत्व को वे निसंकोच छोड़ देते थे। अभिव्यंजनावाद को वे वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मानते हुए उससे विमुख हो गए। छायावाद और रहस्यवाद के प्रति भी वे अधिक सहिष्णु न हो सके। साहित्य का लोक धर्म से उन्होंने इतना गहरा संबंध माना कि व्यष्टि की अवहेलना कर गए। नगेंद्र ने इन दोषों से स्वयं को बचाए रखा। उन्होंने छायावाद को साहित्यिक आधार पर प्रतिष्ठित करके उसके संबंध में शुक्ल जी द्वारा निर्मित भ्रामक धारणा को दूर किया। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के प्रति भी शुक्ल जी का रुख बड़ा कठोर था। भारतीयता के प्रति अटूट आग्रह के कारण वे पश्चिम को सरलता से हृदयंगम नहीं कर सके। नगेंद्र में इस प्रकार का कोई आग्रह नहीं था। रस के संबंध में नगेंद्र ने अधिक विस्तृत और मनोवैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया। इसे देखकर कुछ लोगों से उन्हें भ्रमवश फ्रायडवादी आलोचक कहा गया। इसमें संदेह नहीं कि फ्रायड के मनोविज्ञान का उन पर प्रभाव है, किंतु वह स्वयं साध्य न होकर
रसवाद के साधन रूप में सामने आया है। साकेत में गुप्त जी ने जिस एकांत, निष्ठा और मनोयोग से उसकी विरह व्यथा का अंकन किया है, साकेतिक अध्ययन में उसकी तन्मयता एवं मनोयोग से डॉक्टर नगेंद्र ने उस व्यथा के सूत्र पकड़े हैं। राम, सीता, लक्ष्मण के वन जाते समय उर्मिला एक शब्द भी नहीं बोलती। उसका मौन उसकी कातरता तथा दयनीयता का सूचक है। डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि द्वारा इस स्थिति की संवेदनीयता सही रूप से ग्रहण की है। यदि वह स्वयं ही उक्त भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करती तो वे ईर्ष्या का रूप धारण कर लेती। इसलिए कवि ने राम और सीता के द्वारा उनकी ओर संकेत कराया है। इस प्रकार कैकेयी का यह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी अपूर्व, युग युग की लांछिता रानी की भव्य माता के रूप में वृद्ध जग आज देखकर चकित है। डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी दृष्टि रसवाद पर केंद्रित करके भी समसामयिकता से स्वयं को नहीं काटा है। वे बराबर नई कविता, उपन्यास, कहानी की आलोचना करते रहे हैं। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं तथा उर्वशी आदि ही उनके चिंतन का केंद्र नहीं बनी। नई समीक्षा, नए संदर्भ में मूल्यों के विघटन, सांस्कृतिक संकट जैसे विषयों ने भी उनका ध्यान आकर्षित किया है। रसवाद के प्रति उनका आग्रह, उनके विचार और विश्लेषण ग्रंथ में प्रकट हुआ है। साहित्य का चरम मान रस ही है, जिसकी अखंडता में व्यष्टि और समष्टि, सौंदर्य और उपयोगिता, शाश्वत और सापेक्षिक का अंतर मिट जाता है। अन्य कथित मान या तो रस के एकांगी व्याख्या हैं या फिर असाहित्यिक मान हैं, जिसका आरोप साहित्य के लिए अहितकर है। नगेंद्र की रसवादी दृष्टि का विशेष पल्लवन उनके रस सिद्धांत नामक ग्रंथ में हुआ है। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि रस सिद्धांत उनके लिए कोई शास्त्र विनोद नहीं है, बल्कि साधु काव्य निवेशन से निर्मित अंतः संस्कारों की सहज संहिति है। आनंदवर्धन, भट्टनायक, अभिनवगुप्त आदि आचार्यों ने जिस रस सिद्धांत का विकास किया था, उसका पुनर्विकास डॉक्टर नागेंद्र ने अपने सूक्ष्म चिंतन और गहन अध्ययन के द्वारा प्रस्तुत किया है। रस सिद्धांत की शक्तिमयता पर इतना अखंड विश्वास है कि वे इसके आधार पर प्रत्येक देश तथा प्रत्येक युग के साहित्य का मूल्यांकन करने की बात कहते हैं। नगेंद्र की रसवादी धारणा की मुख्य दो विशेषताएं हैं। रस सिद्धांत की व्याख्या में मनोविज्ञान को अपेक्षित महत्व प्रदान करना, संश्लिष्ट काव्यशास्त्र का उन्नयन, जिसमें एक ओर हिंदी तथा अहिंदी भारतीय भाषाओं के काव्यशास्त्र के तुलनात्मक अध्ययन को अपनाया गया है, तथा दूसरी ओर पाश्चात्य काव्यशास्त्र का भी पूरा उपयोग किया गया है। इसकी आवश्यकता बतलाते हुए वे रस सिद्धांत में कहते हैं, वर्तमान साहित्य जगत में पाश्चात्य आलोचना के मान प्रतिमान इतने अधिक रम गए हैं कि आज का साहित्य मनीषी उन्हीं के माध्यम से चिंतन और मूल्यांकन करता है। अतः प्राचीन काव्यशास्त्र के सिद्धांतों की यथावत अवतारणा की अपेक्षा उनका नई आलोचना पद्धति से विचार विवेचन करना आवश्यक हो गया है। डॉक्टर नागेंद्र ने अभिव्यक्ति को निश्चलता की साहित्य का सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण बताया है। महान कविता के लिए वे कवि के व्यक्तित्व का महान होना भी आवश्यक बतलाते हैं। अभिव्यक्ति की निश्चलता उनकी आलोचना पद्धति का एक विशेष गुण भी है। उनमें अपनी बात कहने में कहीं दुराव नहीं है। गहन, पैना और स्पष्ट विश्लेषण उनकी आलोचना पद्धति के विशिष्ट गुण हैं। उनका समीक्षा चिंतन जितना सूक्ष्म
और कोमल है, उनकी भाषा भी उतनी ही स्वच्छ और परिमार्जित है। आरंभ में वे कवि थे, इसलिए उनकी समीक्षा में भी यत्र तत्र अभिव्यंजना का वैभव मिल जाता है। भाषा को चित्रोपम एवं अलंकारिक शैली के दर्शन इन उदाहरणों में देखे जा सकते हैं। गहरे काले अंधेरे में उन्मादिनी रानी उल्का के समान चमक रही है। शांत गंभीर सागर जो अपनी आकुल तरंगों को दबाकर धूप में मुस्कुरा उठा है, या फिर गहन आकाश जो झंझा और विद्युत को हृदय में समाकर चांदनी की हंसी हंस रहा है, ऐसा ही कुछ प्रसाद का व्यक्तित्व था। इस प्रकार के चलचित्र क्षण भर फुलझड़ी की भांति चमक कर पीछे एक रेखा सी छोड़ जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना में व्यंग्य भी देखने को मिलता है, पर उनका व्यंग्य तीखा एवं कटु नहीं होता। प्रसाद के नाटकों के दोष बतलाते हुए वे आधुनिक हिंदी नाटक में लिखते हैं, अनेक स्थानों पर नाटककार को घटनाओं की गतिविधि संभालना कठिन हो गया है और ऐसा करने के लिए उसे या तो वांछित व्यक्ति को उसी समय भूमि फाड़कर उपस्थित कर देना पड़ा है, या किसी का जबरदस्ती गला घोंटना पड़ा है। वैसे अधिकांश स्थलों पर नगेंद्र में गंभीरता का प्राचुर्य है और व्यंग्य विनोद की कमी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक ही था। डॉक्टर नगेंद्र की सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा का एक सम्यक पर्यावलोकन यह सिद्ध कर देता है कि सैद्धांतिक समालोचना के क्षेत्र में उनका कार्य बड़ा विस्तृत और प्रौढ़ है, किंतु व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में शुक्ल जी ने साहित्यकार तथा उनकी कृतियों का जैसा सूक्ष्म मूल्यांकन किया है, वैसा आज तक अन्य कोई आलोचक नहीं कर सका है। सुर, तुलसी, जायसी आदि के संबंध में आज तक आचार्य शुक्ल के निर्णय अचूक और मान्य समझे जाते हैं। व्यवहारिक समीक्षा का दूसरा रूप काव्य धाराओं का अध्ययन है। इस दिशा में डॉक्टर नगेंद्र आगे बढ़ गए हैं। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है, ज्ञान विस्तार और युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप हिंदी साहित्य में जिस नवीन संश्लिष्ट काव्य शास्त्र का उदय हुआ है, उसे विकास देने वाले मनीषियों की पंक्ति में आचार्य शुक्ल के बाद डॉक्टर नगेंद्र ही दूसरे गौरव शिखर हैं।